कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन? एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर जाएगा। कितने कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं? 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ईटीएस के द्वारा होता क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी बनेगा। कैसे बनेगी एनर्जी? NADH2 FADH2 जब ऑक्सीडाइज होंगे कि रिड्यूस होंगे? वो NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? बताइए। हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो NADH2 और FADH2 जब ऑक्सीडाइज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे, और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर फिर तीसरे कैरियर पर जाएगा, मूव करता, तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करता जाएगा। समझ में आया? उसी एनर्जी को यूज करके क्या होगा? यहां से प्रोटॉन 4H+, यहां से प्रोटॉन पंप किए जाएंगे। होता है ना? वही एनर्जी यूज करके तो यहाँ मैट्रिक्स से और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन को पंप किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो। इलेक्ट्रॉन में कहां से आई? वो NADH2 ने इलेक्ट्रॉन फ्री किया था। इसका मतलब NADH2 में एनर्जी थी, उसने इलेक्ट्रॉन फ्री किया, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी पहुंची, और उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन यहां से पंप किए गए। किसके द्वारा पंप किए जाएंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है सब? ये कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन भी है, दोनों पार्ट हैं इसमें। और 5 कॉम्प्लेक्स में 4 कॉम्प्लेक्स तो ऊपर है, जो 5वां कॉम्प्लेक्स है उसको क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस। चारों कॉम्प्लेक्स से 5वां कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है, लिंक है। क्योंकि ये जितने भी प्रोटॉन निकाले जा रहे हैं, यहां पर फेंके जा रहे हैं, ये प्रोटॉन कहां से जाएंगे? वापस यहां से मैट्रिक्स में रिटर्न किए जाएंगे, क्योंकि बराबर भी तो करना है। यहां से प्रोटॉन यहां आए तो यहां प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। एक होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में अगर डिफरेंस होता है, किधर? किसी मेम्ब्रेन के इधर और उधर, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो यहाँ प्रोटॉन ज्यादा, यहाँ कम हो गए। इनको वापस करके नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए यहां से निकलेंगे, और जैसे निकलेंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा एंजाइम। कौन सा वाला? F1 पार्ट। इसमें 2 पार्ट थे, F0 और F1, और यहाँ एक ADP के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा? फॉस्फेट। अब एक चीज बताइए, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन था? इलेक्ट्रॉन को सबसे लास्ट में किसने रिसीव किया था? यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 के पास में जो O2 था। कॉम्प्लेक्स 4 तो रिसीव करेगा, वो किसको देगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में प्रोटॉन किसके पास? प्रोटॉन H+ किसके साथ जोड़ रहे हैं? हाफ O2 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन, प्रोटॉन को भी ले रहा है, यहां से मैट्रिक्स से ले रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को एक्सेप्ट करता है वो। ठीक है, ये हो गया यहां तक। और कोई दिक्कत इसमें? एक NADH2 से 3 ATP कैसे बनती है, और एक FADH2 से 2 ATP मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था। ठीक। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं? 2 हैं, साइटोक्रोम C है और यूबिक्विनोन UQ है। यूबिक्विनोन सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा रहता है, यहीं से इधर मूव करेगा। और साइटोक्रोम C इनर मेम्ब्रेन के इस साइड में है। किस साइड में है? इधर वाली साइड से है। वो सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। और कोई चीज? वाटर कहां बनता है? फोटोसिंथेसिस, सॉरी रेस्पिरेशन में वाटर बनेगा कहां? यहां बनेगा वाटर, EQS में जाकर के। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से वाटर का फॉर्मेशन, ये मेटाबॉलिक वाटर है। अब जो क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा धीरे धीरे। और एक चीज देखिए, सिलेबस भी पीछे चल रहा है, हमको थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है अभी, क्योंकि आप इसको देखेंगे, इवोल्यूशन पढ़ाना है इसके बाद हमको। इवोल्यूशन देखिए आप मॉड्यूल में कहाँ है, 25 अक्टूबर की डेट में दिया हुआ है। समझ में आया? हाँ, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना है। और हाँ, क्वेश्चन में करा दूंगा। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन अभी लास्ट में पूरे चैप्टर के कराऊंगा जितने अब तक पूछे गए हैं। ये 2 टॉपिक खत्म कर ले जाएं, इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? हाँ, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे। देखिए एम्फीबोलिक का मतलब क्या है? यहाँ पर मेन चीज समझिए। एम्फीबोलिक का मतलब है कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक। एम्फी का मतलब होता है दोनों। आपका जो रेस्पिरेशन पढ़े अभी तक आपने, ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल था, ATS।
इस रेस्पिरेशन को अगर देखेंगे, वैसे तो ये कैटाबोलिक नजर आता है क्योंकि ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन ये कैटाबोलिक के साथ साथ एनाबोलिक भी है। कैसे है, इसमें कुछ चीजें बनती भी हैं, कुछ चीजें जैसे बनने को ये आप कहेंगे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज लास्ट में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया प्लस एटीपी। ये कैसा प्रोसेस है, ये कैटाबोलिक, क्योंकि कोई बड़ी चीज टूट करके छोटी छोटी चीज बना रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है कि इसके अलावा एनाबोलिज्म भी चलती है। एनाबोलिज्म का मतलब एनाबोलिक, छोटी चीजों से बड़ी चीज भी बनती है। ठीक है, अब इसमें कैसे, इसके जो इंटरमीडिएट हैं, रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट समझ रहे हैं, बीच बीच में जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे पायरुविक एसिड बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, मैरिक एसिड भी बने। ये इंटरमीडिएट क्या कर सकते हैं, ये कुछ अदर कंपाउंड को भी यहां से बना सकते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट हैं उनको यूज किया जा सकता है कुछ अदर कंपाउंड को बनाने में, तो ये एनाबोलिज्म में भी आता है। ठीक है, तो यहां ये चीज लिख लीजिएगा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन तो जो आपका रेस्पिरेशन है एक्चुअली में क्या है, वो कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक है, लेकिन साथ में क्या है, एनाबोलिक भी है। ठीक है, एनाबोलिक का मतलब इसमें आप प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, इसमें प्रोटीन बनेगी, देखिएगा अभी, और क्या बनेगा, फैट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा इसमें, इसमें भी देखिएगा वो क्लोरोफिल बना सकते हैं, इसके इंटरमीडिएट से क्लोरोफिल मतलब जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, तो कुछ पिगमेंट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं, कुछ चीज बनती है इससे। ठीक, अब देखिए कैसे, अब बुक में डायग्राम, उस डायग्राम को ओपन कर लीजिए, वही ध्यानपूर्वक देखते रहिए। लिखा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से एरो बनाया गया है, रिएक्शन चलती है ना, बनता क्या है, बनता है DHAP, और क्या बनेगा, और बनेगा PgAl। मैंने इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो PgAl इधर लिखा था, उसको इधर कर दिया। अब आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा, चाहे PgAl से रिएक्शन चला दीजिए, चाहे DHAP से बात एक ही होती है, और लास्ट में क्या बनता है, वो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनेगा ना। ठीक, और बीच में आप जानते होंगे बीच में क्या बनता है, फॉस्फो PGA, ठीक है, 1,3-PGA से बनता। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसमें क्या लगता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस, ये जो रेस्पिरेशन चल रहा है केवल ग्लूकोज से चल सकता, नहीं, ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट, मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन का कौन सा है, ग्लूकोज है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज से चलेगा, फैट से भी चलेगा, श्वसन, फैट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है। इसी को प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी में आसानी से उपलब्ध है और बहुत फास्ट एनर्जी को बनाता, बहुत जल्दी एनर्जी। इसके अलावा फैट से भी होगा रेस्पिरेशन, जानते हैं, फैट भी टूट सकता है। जब फैट टूटता है तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्या बनेगा, फैटी एसिड बनते हैं, और बुक में लिखा है सेम है ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड से क्या बन सकता है, ग्लिसरॉल से आपके पास पायरुविक एसिड बन सकता है, नहीं बन सकता है, ग्लिसरॉल से पायरुविक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इतना काम खत्म हो जाएगा ना। अगर फैट रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनाएगा, अगर फैट सबस्ट्रेट है तो ग्लिसरॉल से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल चालू हो जाएगा। और अगर फैटी एसिड है तो डायरेक्ट क्या बना देगा, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो फिर यहां से मकसद क्या हमारा, ETS चले और क्रेब्स साइकिल चले, कोई जरूरी नहीं है ना एनर्जी मिले, कोई जरूरी नहीं कि ग्लाइकोलाइसिस चलानी है। देखिए सब बाईपास तरीके हैं, है कि नहीं ऐसे। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास प्रोटीन्स हैं बॉडी में तो प्रोटीन्स क्या करेंगी, प्रोटीन्स में एंजाइम प्रोटीएज,
प्रोटीज का मतलब प्रोटीन्स को तोड़ने वाला एंजाइम। प्रोटीन टूट के क्या बनाता है? अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन से एनर्जी चाहिए तो पहले उनको तोड़ना पड़ेगा बॉडी को, और टूटेंगे प्रोटीज एंजाइम से, और क्या बनेगा? अमीनो एसिड। अब देखिए बहुत सारी टाइप की प्रोटीन आपकी बॉडी में है, तो कई तरीके की प्रोटीन है तो कई तरीके के अमीनो एसिड भी बनेंगे टूट करके। लिखा ना अमीनो एसिड्स, लिखा बहुत सारे हो सकते हैं, सेवरल टाइप के होंगे। ये क्या होंगे? सेवरल टाइप के अमीनो एसिड हैं। ठीक, अब अमीनो एसिड में एक चीज होता है डीएमिनेशन। जानते हैं अमीनो एसिड में दो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है। उसमें से अगर अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन। अमीनो ग्रुप को निकाल दिया गया तो इसका अमीनो एसिड का क्या होता है? डीएमिनेशन। यहां अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाएगा। बॉडी इसको क्या, जब प्रोटीन से रेस्पिरेशन होगा तो पहले प्रोटीन अमीनो एसिड बनाएंगे, फिर अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा? अब अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप निकल गया, अब वो जाकर के इस पाथवे में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ये अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप निकल चुका है, कहां कहां एंट्री करेंगे? बुक ने एक जगह दिया है, केवल कहां दिया है? यही दिया ना, लेकिन कई जगह, 3 जगह एंट्री है। आप थ्योरी में पढ़ेंगे, थ्योरी में लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा है। जैसे आपके एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को थ्योरी में लिख दिया है तो डायग्राम में नहीं दिया है। कैसे? देखिए, जो आपको अभी मैंने बताया था ईटीएस में 4 हाइड्रोजन इधर से इधर भागते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर से इधर आए, यहां पर क्या आए? 2। फिर जब वो डायग्राम को बनाता है और ये बताता है कि 4 हाइड्रोजन प्लस 4 प्रोटॉन चाहिए एक एटीपी को बनाने के लिए, कितने प्रोटॉन चाहिए? 4। लेकिन आप पेज पलटिए, डायग्राम में जो बना हुआ है इस तरीके से डायग्राम बना है ना, अगले पेज पर है ना, इसमें दिखाइए एटीपी सिंथेस का एंजाइम का डायग्राम है। इसमें बोल रहा है 2H प्लस निकाला गया। देखिए 2 किया है कि 4? हाँ 2 है ना, मतलब वो बोल रहा है कि एटीपी बनाने के लिए 2H प्लस। यहां उसने संशोधन अभी नहीं किया है। पुरानी बुकों में आप देखेंगे ये 4H प्लस नहीं है, ये 2H प्लस दिखा रहे हैं। आप पुरानी बुक को देखेंगे तो यहां से यहां 3 जगहों पर 2H प्लस को मूव करा रहे हैं। बाद में ये देखा गया कि 4H प्लस की जरूरत पड़ती है एटीपी बनाने के लिए, इसलिए यहां से यहां 4H प्लस को लेके आना है। ठीक है, फिर डायग्राम में संशोधन नहीं किया अभी तक उसने, डायग्राम में 2H प्लस को ही मूव कराया जा रहा है, क्योंकि ये जब मूव करेंगे ना, ये आखिर कहां जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 5 पर जाएंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स 5 पर इससे निकलेंगे, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ 4H प्लस बुक में होना चाहिए थे ना। अगले पेज पर उसने भी 2 4 किया, 2 अभी 2 किया ना, उसको अगली बार चेंज होगा। हाँ बताइए अब क्या करे जल्दी से, कुछ कह रहे? हाँ अब पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, अगर सुनते रहे तो इतना खराब लगता है। जो ये टॉपिक इधर वाला शुरू किए कि अच्छा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। ओवरलैप कुछ नहीं है, आपके समझने के नजरिया गड़बड़ है। हम पढ़ा रहे हैं प्रोटीन से अमीनो एसिड से बता रहे हैं, बीच में वो बात आ गई कि आखिर ये वाला संशोधन वाली बात आ गई, तो हमको वहां बताना पड़ा कि आखिर ये चेंज है। अभी मैं इसको बताने जा रहा था। ठीक है, ये चीजें आपकी बुक में यहां से कह रहा हूं यहां लगाया गया है, तो बीच में हमको वहां लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? ऐसे बताइए कौन सी समस्या ऐसी आ गई? देखिए उसको हटा दिया मैंने, अब इस पर आइए। देखिए यहाँ ये चेंज है, यहाँ आप बुक में ध्यान रखेंगे, थ्योरी में मैटर जो लिखा आप उसको पढ़ेंगे। थ्योरी का मैटर क्या है? अमीनो एसिड से डायग्राम में इन्होंने क्या किया है? केवल पायरुविक एसिड पर लेके आए, मतलब प्रोटीन टूट के क्या बनाती है? अमीनो एसिड बनाती है, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड बनेगा। लेकिन थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरी में तीनों लिखा है। उसमें लिखा है कि प्रोटीन का डीएमिनेशन होगा अमीनो एसिड का, उसके बाद वहां से क्या बन सकता है? पायरुविक एसिड। यहां से ये भी बन सकता है, और यहां से इसके जो इंटरमीडिएट समझ रहे हैं, बीच बीच में जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा ना, तो इसके कंपाउंड को भी बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक ही अमीनो एसिड से ये सब हो जाए, नहीं। ये भी लिखा है कि चूंकि सेवरल टाइप के अमीनो एसिड बनते हैं, तो कुछ अमीनो एसिड क्या होंगे? पायरुविक एसिड बनाएंगे, कुछ अमीनो एसिड क्या करेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे? वो
क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट है उनको बनाने में भाग लेंगे। ये लिखा हुआ है, समझ में आया? तो देखिए ये प्रोटीन का कहानी हो गया, ये फैट का हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया। अभी तक इसमें एक चीज ये दिख रही होगी आपकी कि एनाबॉलिज्म कहीं दिख नहीं रहा है। अभी तक क्या है कि ये रेस्पिरेशन पूरा चल रहा है इस तरीके से। रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक है। फैट से भी समझाया उन्होंने और प्रोटीन से। प्रोटीन टूट रही है, प्रोटीन टूट रही हैं और इसके इंटरमीडिएट को बनाने में भाग ले रही हैं। अब देखिए ये पायरुविक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड बन सकता है। ये एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है? इस रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट है उनसे कुछ बनाया जा सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम में से वापस फैटी एसिड बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी से बना भी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से कुछ अमीनो एसिड को बनाएंगे। कैसे? अमीनो ग्रुप को जोड़ करके, क्योंकि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकाल करके पायरुविक एसिड बनाया, और पायरुविक एसिड में अगर अमीनो ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बन जाएगा तो प्रोटीन तो बन सकती है। तो ये एनाबॉलिज्म है कि नहीं है? एनाबॉलिज्म है, क्योंकि पायरुविक एसिड से एक बड़ी चीज प्रोटीन बनाई जा रही है। ऐसे ही यहां पर है, यहां पर देखेंगे एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर आप पढ़ते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम में। क्या है ये? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। इससे क्या क्या बन सकता है? इससे बन सकता है क्लोरोफिल। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस बताया था मैंने, उसमें जिक्र किया था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनता है? क्लोरोफिल। तो इससे बन सकता है क्लोरोफिल बनेगा, और क्या बनेगा? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है? वो पिगमेंट समझिए। ठीक है, साइटोक्रोम अभी पढ़ा ना, साइटोक्रोम साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, वो कहां से बनते हैं? इसी से बनता है सब, ये जरूरी है। तो फाइटोक्रोम कहां पढ़ते हैं? वो फाइटोक्रोम उसमें है जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में एक टॉपिक है, फोटोपीरियडिज्म, कि फ्लावर बनने के लिए लाइट जरूरी है, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है, ठीक है, जो फ्लावर बनाने में कह सकते हैं मदद करता है, या फोटोपीरियडिज्म में वहां इसका रोल है। और तीसरा कौन सा है? साइटोक्रोम। ये बन गया। और एक चीज बना के देखा है, एसिटाइल कोएंजाइम में से और क्या बन सकता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, इससे आपका क्या बन गया? फैटी एसिड। और इससे एक चीज और बनेगा, वो क्या नाम है इसका? प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, कौन सा वाला? जिब्रेलिक एसिड। हाँ, तो इससे बनेगा जिब्रेलिक एसिड। ठीक, और यहां पर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पढ़ते हैं ना, OAA बनता है ना। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्या है? एक एसिड है, इससे प्रोटीन बन सकती है कि नहीं? बन जाएगी। कैसे? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनता है। एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड होता है, और उससे क्या हो सकती है? प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, तो इससे भी आप लिखिएगा, इससे प्रोटीन बन सकती है। मतलब बीच वाले जितने इंटरमीडिएट है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज को बनाने में भाग ले रहे हैं। कुछ प्रोटीन बना रहे हैं, कुछ क्या है वो पिगमेंट बना रहे हैं, कुछ हार्मोन बना रहे हैं। ठीक है, ये इसमें हो गया, ये हो गया एम्फीबोलिक। आगे बढ़ जाएं। अब कौन सा बच्चा है? आरक्यू। हाँ, रेस्पायरेटरी कोएफिशिएंट, QUOTIENT कोएफिशिएंट। देखिए आरक्यू का मतलब क्या है? आरक्यू का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। रेस्पिरेशन में कितनी CO2 निकला, कितना वॉल्यूम CO2 निकाला गया, और कितना O2 लिया गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाती है। वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर निकाला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ऑक्सीजन को इन किया गया, इसको नापेंगे कैसे? तो गैनोंग रेस्पायरोमीटर एक यंत्र होता है, गैनोंग रेस्पायरोमीटर, उससे नापते हैं इसकी। ये जो आरक्यू को लिखेंगे, मेजर्ड बाय गैनोंग रेस्पायरोमीटर।
ठीक है, ये तो इससे नाप लेंगे। जैसे उसमें पढ़ा था आपने किसमें, एक रेस्पिरोमीटर वहां पर भी था जो पल्मोनरी कैपेसिटी को नापते थे ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले में। आरक्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? आरक्यू की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है और एक से ज्यादा। ये किस पर डिपेंड करेगा? तो आरक्यू डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, कैसा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कैसा सबस्ट्रेट, कौन सा है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट हुआ, कि प्रोटीन से रेस्पिरेशन हो रहा है कि फैट से? इन तीन के अलावा भी कुछ है? अरे इन तीन के अलावा भी कुछ चीज से रेस्पिरेशन होता है, बताइए। बता चुके हैं, याद नहीं रखते, कमी आप लोगों की है। आप लोग माइंड में सेट नहीं करते हैं। कोई जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है कि घुमा दूं और आपके दिमाग में सेट करा दूं। ऑर्गेनिक एसिड चौथा चीज है, ठीक है। तो कौन सा रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आरक्यू की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी है? 1। कोई भी कार्बोहाइड्रेट एक्सवाइज कोई मतलब नहीं है, ग्लूकोज है, सुक्रोज, कुछ भी हो, ठीक है। कैसे 1 होता है? वैल्यू क्यों आती है? एक एग्जांपल बुक में लिखा भी समझा रहा हूं। हाँ, 1 इसलिए आती क्योंकि ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को ले लीजिए एग्जांपल, ग्लूकोज में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब टूटेगा ग्लूकोज रेस्पिरेशन में? 6 CO2। कितना कंज्यूम होगा? 6 O2। 6 बराबर हो गया ना। जितना O2 कंज्यूम होता है उतना ही CO2 निकल भी जाता है, उतने मॉलिक्यूल, इसलिए 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हो गया? 1, क्योंकि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड O2 क्या है? वो इक्वल हो जाते हैं। अब प्रोटीन के लिए कितना है? पहले फैट के लिए देखिए सीक्वेंस वाइज। फैट के लिए लेस देन 1। अगर कोई फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आरक्यू की वैल्यू 1 से कम होती है। फॉर एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल उसमें ट्राइपामिटिन फैट दिया है। कौन सा? ट्राइपामिटिन। क्या है? एक फैट है, इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा 0.7 होती है इसकी वैल्यू आरक्यू की, ठीक। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए उसने रिएक्शन भी लिखा है। आप रिएक्शन देखिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं? 145 होगा, देखो होगा कुछ और, 102 है ऊपर वाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है? 145। मतलब फैट वाले केस में 102 CO2 की वैल्यू है और 145 O2, तो लेस देन 1 तो आना ही है। इससे एक चीज क्लियर ये होती है, हमने बताया था कि फैट को ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होती है। अब देखिए कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, इसको रेस्पिरेशन में अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें एनर्जी तो फैट से ज्यादा मिलती है। एनर्जी तो ज्यादा मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होगी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, लेकिन हम बॉडी के लिए सरवाइव करना सही नहीं है, उतना ऑक्सीजन कहां से लेके आएगा, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और प्रोटीन के लिए भी क्या है? प्रोटीन के लिए भी क्या है? लेस देन 1 है, सही है ना। प्रोटीन के लिए वैल्यू क्या है? लेस देन 1। इसकी वैल्यू प्रोटीन में आप लिखेंगे 0.8 भी हो सकती है, 0.9 या 7 जो भी दिया, कुछ भी हो सकता है इसमें। ऑर्गेनिक एसिड के लिए कितना है? अगर ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेशन में हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल समझ रहे हैं? पायरुविक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। उसके लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी? मोर देन 1 लिखा ना, मोर देन, हाँ यही लिखा ना, देख लीजिएगा, 1 से ज्यादा है ना। और एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल कौन सा दिया है? कोई एग्जांपल दिया उन्होंने? हाँ, मैलिक एसिड 1.4 लिखा गया होगा। मैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी वैल्यू 1.4 या 1.33 आरक्यू है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा रिलीज होगी और ऑक्सीजन क्या होगी? ये लेस,
ये मोर, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक एसिड अगर है तो उसमें ऑक्सीजन कम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जानते हैं अब आइडियल श्वसन में क्या होता है, आरक्यू 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। आरक्यू क्या हो जाएगा, आरक्यू इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ ना कुछ होगा ही, नीचे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट किसके में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। और 0 वैल्यू कहां होती है वो देख लीजिए। अगर कैम प्लांट है, कैम प्लांट समझते हैं, जो प्लांट अपने स्टोमेटा रात में खोलते हैं और दिन में बंद रखते हैं उनको बोलते हैं कैम प्लांट। डिजर्ट वाले प्लांट जो होते हैं, नागफनी है ये सब, ठीक है। तो कैम प्लांट में क्या है, कैम प्लांट में आरक्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों 0 होता है, क्योंकि नो CO2 इवॉल्व, कोई CO2 नहीं निकलता है, कोई CO2 ही नहीं निकलता है। मतलब आप लिखेंगे आरक्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रखी जाती है ना, तो ऊपर की वैल्यू 0 और ऑक्सीजन तो कुछ ना कुछ होगी ही, ठीक है। O2 कुछ ना कुछ होगा ही, ऊपर की वैल्यू जब 0 रहेगी तो नीचे कितना भी वैल्यू रहे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि CO2 नहीं निकलती है। स्टोमेटा दिन में बंद रखते हैं, वो रात में खोलते हैं केवल स्टोमेटा, और रात में जो CO2 ले लिए या जो भी गैस ले लिए उसको CO2 को यूज कर लेते हैं फूड बनाने के लिए दिन में। दिन में उसी CO2 से क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं, जो रात में लेते हैं CO2 को। दिन में कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। इतना हो गया, और कोई टॉपिक बचा है? हाँ, यही सकुलेंट प्लांट होता है। कहां गया, कैम प्लांट ही सकुलेंट प्लांट है। कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो जो दिया है केवल उतना ही ध्यान रखिएगा जो दिया है, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ एक चीज और देख लीजिएगा। देखिए एक जगह ये लिखा गया है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और मतलब फर्मेंटेशन जिसको आप कहेंगे, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? दो अंतर तो आप जानते हैं, बुक में लिखा है, एकदम पॉइंट वाइज लिखा है। पहला अंतर है कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का, अब देखिए ग्लूकोज आ चूंकि उन्होंने लिखा है जैसा, इसलिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने बुक में लाइन लिखा है। तो फर्मेंटेशन में आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज करता है। पायरुविक एसिड से आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल, ये तो बताया था। लेकिन इसमें फर्मेंटेशन में जो कि लिखा है तो आप पार्शियल याद रखिएगा कि इसमें ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और यहां पर एरोबिक में क्या है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक। पार्शियल होगा तो जाहिर सी बात है, पता है क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनता है। यहां पर क्या, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, तो वही एंड प्रोडक्ट दो हैं इसके, इथेनॉल, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। इथेनॉल बनेगा तो CO2 भी बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं बनेगा। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है और प्लस ATP 38 नहीं लिखा, लिखा मोर ATP, क्योंकि यहां 2 ATP बनती है, कितनी बनती है, 2, तो कम है तो उसने इसमें लिखा है कि मोर ATP, इससे ज्यादा। और मोर में कितना होता है, वो 38 होता है, ठीक है। लिखा है इसने 38 ATP, 38 इससे 2 से ज्यादा है ना, तो आप तो समझेंगे क्या है, मोर है। ऐसे करके लिखा है कि वहां एरोबिक में मोर ATP बनती है और इसमें लेस, लेस का मतलब 2, वहां 38। हाँ बताइए, थोड़ा सा डिफरेंस देखिए है, इस लेवल पर देखिए जो दिया है उसके हिसाब से हमको बताना है। हाँ इस लेवल पे एक बात है, आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर एक ही बात है। लेकिन जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन वो माइक्रोब्स की मदद से होता है।
अगर माइक्रोब की मदद से कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, जैसे इडली, डोसा और ब्रेड ईस्ट से बनती है ना। ईस्ट क्या है? एक माइक्रोब है। इडली डोसा में भी खमीर मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाते हैं। सिरका बनता है, फर्मेंटेशन है गन्ने के रस से, ठीक है। दही फर्मेंटेशन है, जीवाणु से बनती है। मतलब माइक्रोब का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे, यही फर्मेंटेशन है बस वहां। लेकिन यहां आप सेम समझिए। अभी अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया वो देख लीजिए, समझने वाला ये था इंपॉर्टेंट लाइन। वो क्या है? फर्मेंटेशन में NAD प्लस से NADH2 बनता है कि नहीं बनता है? बताइए। बनता है ना? बनता है। NAD प्लस से क्या बनेगा? NADH2 बनता है। यहां पर भी बनता है, यहां तो कई जगह बनता है। यहां पर NAD प्लस से क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। इससे ये बन रहा है तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। NAD प्लस क्या हो रहा है? NAD प्लस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। तो NAD प्लस से NADH2 जो बनता है ये बहुत स्लो बनता है, स्लो फॉर्मेशन। समझ रहे हैं ना? NAD प्लस से NADH2 जो इसमें बनेगा वो बहुत ज्यादा धीमी गति से बनेगा। लेकिन यहां क्या है? यहां तेज बनता है। यहां क्या है? फास्ट स्पीड है इसकी। ऐसा क्यों है? जानते हैं क्यों है ऐसा? क्यों NADH2 वहां तेज बनता है और यहां बहुत स्लो बनता है? कारण देखिए ये है, यहां पर जो NADH2 बना, ये NADH2 जाएगा कहां? तुरंत ETS में। कहां जाएगा? ETS में। और ETS में जाकर के तुरंत क्या करेगा? वो NADH2 टूटेगा और क्या बनाएगा? NAD प्लस। NADH2 टूट करके क्या बनाएगा? NAD प्लस। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको NADH2 बॉडी को बनाना है तो ये तो चाहिए ना भाई, ये रहेगा तभी तो ये बनेगा। तो यहां क्या होता है एरोबिक में कि ये NADH2 जो बना है ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में, ये सब तुरंत पहुंचते हैं कहां? ETS में। और जा करके NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP बना देंगे और NAD को फ्री कर देंगे, NAD बना देंगे वापस। हाँ हाँ, वहां वो सुन लीजिए मेरी बात, वहां बैलेंस है, बराबर है। वहां दोनों एक जगह NAD प्लस से NADH2 बन रहा है। नहीं सुनिए, एक जगह जब ये मैं समझा रहा था उस दिन से ग्लाइकोलाइसिस में बने हुआ था, लेकिन इधर ये मेरी बात सुनिए, ये मैं समझा रहा था उसमें बता दिया था मैंने ढंग से। इसमें क्या है? ग्लाइकोलाइसिस छोड़ दिए, वहां तो एक NADH2 बनता है। यहाँ पर क्या है? अगर लैक्टिक एसिड बनने की बारी आएगी, ठीक है, तो एक NAD प्लस से क्या बन रहा है? NADH2 से NAD प्लस बन रहा है ना। इस बुक को इधर करिए, देखिए। पायरुविक एसिड से इथेनॉल, हाँ, यहां पर NAD प्लस से NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, इतना पता है, ठीक है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। जब फर्मेंटेशन चलता है लैक्टिक एसिड वाला, चाहे ये दोनों केसेस में क्या होता है? NADH2 बन चुका है। यहाँ पर क्या है? NAD प्लस NADH2 से NAD प्लस बना, NADH2 से NAD प्लस बना, मतलब देखा जाए यहाँ NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। जब फर्मेंटेशन में जाता है तो वही NADH2 क्या करता है? टूट करके वापस रिटर्न हो जाता है वापस। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई NADH2 फर्मेंटेशन में आप नील बोलते हैं ना, जितना बना उतना खर्च, एक बना तो एक खर्च हो गया ना, बराबर हो गया ना। फर्मेंटेशन में NADH2 को कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि यहाँ बना, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि जहां आप फर्मेंटेशन में देख रहे हैं NAD प्लस से क्या बन रहा है? NADH2 बन रहा है। ये कहां होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है, वही तो होता है। चाहे फर्मेंटेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस में ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लो बनेगा, यहाँ फास्ट बनेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल उपलब्ध तो होना चाहिए। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ETS नहीं चलता है, और ETS चलेगा तभी ये NADH2 टूटेगा। जो बना है वो टूट करके वापस ये तो बनाना चाहिए, ये तो रहना चाहिए ना, रॉ मटेरियल यही है। अगर रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो कैसे ये इसमें ये बना देगा दोनों चीजें? तो वहां पर आप कहेंगे सीधी सी बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ETS चलता है, और ETS में होता क्या है? जितने ग्लाइकोलाइसिस वाले
जितने क्रैब साइकिल वाले NADH2 होते हैं वो जा करके क्या करते रहते हैं, वो अपने आप को तोड़ करके NAD+ को फ्री कर देंगे, और NAD+ जब फ्री हो जाएगा तो वापस फिर से क्या करेगा, NADH2 बना देगा। ठीक है, और यहाँ ऐसी कहानी हो नहीं पाती है कि उतनी जल्दी NAD+ वापस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ETS नहीं चलता है। इसलिए ये रॉ मटेरियल भी तो मिलना चाहिए ना। ये जल्दी टूटेगा तभी तो ये बनेगा, तभी तो कहेंगे इससे ये तेज बनेगा। ये उपलब्ध नहीं होता है ज्यादा, मेन कारण ये है। वहां ये उपलब्ध बहुत सारा रहता है, वहां पर ETS चलता है तो ETS में वापस क्या है, NAD+ बनते रहते हैं, इसलिए उपलब्ध रहता है। चाहे इस केस में समझ में आया, खत्म हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, आप देखिएगा क्वेश्चन में जितने दिए हैं, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा आपका। मैंने अभी आया था यहीं कहीं, एक मिनट, प्लांट्स MCQ आ गया, टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट ईयर का ही कराएंगे, 2017 से आगे वाला, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है, जब सिलेबस जब से चेंज हुआ है इसका। हाँ, 19 से आगे वाला ही कराएंगे। कहाँ कहीं पे दिया था क्वेश्चन सेट, 19 के आगे वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये देखिए कि आपका एक भी सवाल इसमें बाहर है कि नहीं है। एक भी सवाल अगर कुछ होगा तो हो सकता कहीं लाइन छोटी होगी, हम बताएंगे आपको। बताइए ये वाला, आपको सिट्रिक एसिड साइकिल बताइए किससे मैच करेगा, हमको बताते जाइए। इसमें से फर्स्ट किससे मैच करेगा, फर्स्ट बताइए किससे मैच करेगा। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म। ETS कहाँ चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं चलता है, इनर मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ में आ रहा है क्या है। देखिए अंदर की मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए, अंदर की मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, बाहर की मेम्ब्रेन। इधर क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन कहां फेंके गए, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, तो तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस तभी तो आया, क्यों फेंके गए पता है, तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया ना ये। हाँ, ये सब सही है। अब आगे बढ़ जाइए इस पर। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द TCA साइकिल। TCA साइकिल क्या होती है, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम। उसमें वो स्टेप बताइए विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को नहीं बताता है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। अब आप एक चीज ये सोचिए, जहां जहां NADH2 बनेगा वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां FADH2 बनेगा वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही स्टेप आपको बताना है। नहीं, वो स्टेप नहीं बताना, विच डू नॉट इन्वॉल्व। क्वेश्चन ये है कि क्रैब साइकिल में वो स्टेप के नाम बताइए इसमें से देख करके जहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। क्रैब साइकिल को ध्यान से देखिए, जहां पर NADH2 बन रहा है और जहां पर FADH2 बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे वहीं तो हो रहा है ना। NADH2 किससे बना है, NAD से, तो NADH2 रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आ रहा था समझ में ना ये। उन तीनों को छोड़ दीजिए, आप वो स्टेप हटा दीजिए, बाकी बताइए देख करके आप कौन सा स्टेप पर चाहे। हाँ, आराम से बिल्कुल रुके हुए हैं हमारे, हमने पावर ब्रेक लगा रखा है। हमारे पास टाइम होता तो मैं तुमको विधिवत एक एक चीज बता देता, लेकिन हमारे पास भी समस्या सीमा की है कि हमको भी टाइम से अब सिलेबस खत्म करना है, तो हम आपको एक एक लाइन नहीं टाइम से बता सकते हैं। बताइए कौन सा है। देखिए सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनेगा, तब बनेगा अल्फा कीटो।
तो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनने में वो NADH2 नहीं बन रहा है, वहां ऑक्सीडेशन नहीं चल रहा है। अल्फा कीटो से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा तो पहली बार क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहले सिट्रेट आएगा तब आइसोसिट्रेट आता, फिर अल्फा कीटो आता है, ठीक है। तब बताइए। अच्छा इसको देखिए, लाइन से देखिए ना, सक्सिनाइल से मैलिक एसिड बन रहा है, यहाँ NADH2 निकला कि नहीं निकला। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनने में NADH2 बना कि नहीं बना, या FADH2 बना ना, ठीक। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनने में तो बनता है NADH2, यहाँ तो NADH2 क्लियर है, बनता है यहाँ, इसको भी छोड़ना है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइसोसिट्रेट से अल्फा यही नहीं हो रहा है, यहाँ कोई NADH2 नहीं बन रहा है ये, ठीक है। वो मैंने लिखाया था आपको, सिट्रेट से अल्फा कीटो डायरेक्ट करा दिया था। होता क्या, सिट्रेट से पहले आइसोसिट्रेट तब बनेगा अल्फा कीटो, तो बीच में कहीं ऑक्सीडेशन है या नहीं है ना, यही तीसरा सही है। हाँ बताइए कौन सा वाला है, आप तो लिखाए थे पूरा। हाँ। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो हाँ। ये बीच में सिट्रेट लिख दिया। रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, अगर ये बीच में लिख दिए होते तो आप यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये NADH2 कहाँ से निकाल दिए, वही मैं देख रहा हूँ, के बाद भी आइसोसिट्रेट आएगा ना। हाँ आइसोसिट्रेट आएगा, एक सेकंड। अल्फा कीटो से NADH2 बना, बहुत शॉर्ट कर दिया इस साइड के लिए। एक तो यहाँ के लिए मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में तो है, ठीक है, वो वहाँ है, और ये अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बीच में बनता है, ना सक्सिनाइल कोएंजाइम में, वहां पर भी है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनाइल कोएंजाइम यहाँ बनेगा। हमने दोनों जगह ये चीज हमने उठा के यहाँ करवाई है। अच्छा अगर यहाँ हम रुक जाइए, अच्छा अभी इसको रुके रहिएगा ना, वो क्रैब साइकिल फिर से एक बार देखते हैं अभी, वो जो पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़िए, अभी रुक जाइए, फिर से आ जाइएगा, फिर से मैं बता दूंगा परेशान। इसको देखिए यहाँ पर, अरे ठीक है, अभी डायग्राम हम देख लेंगे तो बता देंगे वो कहीं मिस्टेक हुआ है। इन द प्लांट में सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। प्लांट में बोल रहा है जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, वो टूटता है, सुक्रोज बनता है ना, फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल में सुक्रोज बनता है, वो सुक्रोज टूटता है, 2 मोनोसैकेराइड बनाता है। और आपको बताना है वो इन्वर्टेज एंजाइम से बनते भी हैं, सुक्रोज पर इन्वर्टेज काम करेगा और बनेगा 2 मोनोसैकेराइड। वो कौन कौन से बनते हैं, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, क्या बनेगा, अगर सुक्रोज से बनता क्या ये बताना है। सुक्रोज टूट के क्या बनाता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। अरे सुक्रोज 2 ही चीजों से तो बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, तो टूटेगा यही 2 तो बनाएगा। तो कौन सा सही हुआ, दूसरा वाला, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हुआ। आया समझ में, आया। हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बुक्स में कुछ नहीं है, इसको पढ़िए। ग्लाइकोलाइसिस ध्यान में लानी है आपको। ग्लाइकोलाइसिस में 1,3-बाई-PGA से आप डायग्राम फिर से ओपन करिए, और 3-PGA जब बनता है तो सोचिए क्या है हो रहा है उसमें, एक फॉस्फेट निकले, एक ATP बन रही होगी, देखिए यहां से एक फॉस्फेट निकलेगा 1 वाला कार्बन वाला, फर्स्ट कार्बन का, तभी तो बनेगा ये 3-PGA। इस पर 2 फॉस्फेट, इस पर एक फॉस्फेट, इसका कहां गया, ATP बना लिया। मतलब यहां दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ATP बन रही है। ATP का बनना एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है, एनर्जी यील्ड हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। यूटिलाइज तब होती जब ATP खर्च होती है। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है कि नहीं है बताइए, फॉस्फोर, अरे रुकिए, एनर्जी बनती है भाई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं समझ रहे हैं। अगर दिमाग काम करे तो सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है, डायरेक्ट ATP बनती है जहां, हाँ ये फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन
सुनता तब होता निकल रहा है दूर था ये। क्या कह रहे हैं? कुछ और कोई कह रहे हो तो बता दीजिए बीच में। वो एक नंबर लग रहा है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं है, कोई आइसोमर नहीं है, क्योंकि 3 PGA से 2 PGA बनता है, वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। अगली वाली इससे अगला वाला स्टेप। अब यहाँ पर आपके पास दो बचे ऑप्शन, एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है और एनर्जी यील्डिंग। अब जानते हैं फॉस्फोराइलेशन इसलिए नहीं होगा, सुन लीजिए, है तो वही वाला सही माना जाएगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। यहां एटीपी बन रही है, वो बात सही है कि एटीपी बन रही है, लेकिन इसके साथ कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा ना। 1,3-PGA से PGA बन रहा है, इसमें से फॉस्फेट निकल रहा है, ठीक है। अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ रहा होता, 1,3-PGA के साथ फॉस्फेट जुड़ रहा होता इसके साथ में, तो आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। फॉस्फेट किसके साथ जुड़ रहा है? एडीपी के साथ जुड़ा है ना। इसका फॉस्फेट निकला किसके साथ जुड़ा? एडीपी के साथ जुड़ा, इसके साथ नहीं जुड़ा ना भाई। मेन रिएक्शन तो ये है ना, मेन इससे ये बन रहा है। तो पूछ रहा है इस रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है? तो इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी बन रही है, एनर्जी यील्डिंग है, एटीपी बन रही है, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोराइलेशन तो कई तरीके का भी हो सकता है, 2 टाइप का है। हाँ, ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, सबस्ट्रेट लेवल भी है, तो इसको क्लियर नहीं कर रहा वो चीज ना यहाँ पर वो। हाँ, तो वही तो सबस्ट्रेट लेवल ही तो बोल रहे हैं हम। सब आ रहा समझ में? ये बढ़ जाए इसको आगे, समझिए आगे देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेशन? आपको रेस्पिरेशन में करेक्ट बताना है। हमको इसको पेन लेना पड़ेगा, आप देखते रहिए, बताइए इसको, हमको समझाएंगे, फिर नहीं आएगा तो आप लोगों को। जल्दी बोलो जी। आ गया पेन? हाँ बोलिए देख करके जल्दी से। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर फॉस्फोराइलेशन। अब बताइए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो एनर्जी, अच्छा एक लाइन से देख लीजिए पहला वाला, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हैं कहां कहां हो रहा है? जहां जहां NaDH2 चाहे बन रहा है चाहे टूट रहा है, चाहे वो बन रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कहीं रिएक्शन A से B बन रहा है, ठीक है, इसमें NAD+ से क्या बना? NADH2। ये रिएक्शन कौन सी है बताइए? रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ NAD से इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन तो इसका क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा ना। एक का रिडक्शन होता तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और अगर सोचिए A से B बन रहा है और उसमें NaDH2 क्या हो रहा है? टूट रहा है। किसमें? NAD+ में हो रहा है। ये भी रिडॉक्स है क्योंकि इसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या कर देगा? रिड्यूस। ये चीज कहाँ होती है? ETS में। कहाँ होता है ये चीज? ETS में NaDH2 टूटता है ना, और ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में ये वाला चीज है, वहां NaDH2 बनता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके ETS में भी चल रहा होता है और उधर भी चल रहा होता है। अब ऑप्शन देखिए, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है तो क्या कोई एनर्जी रिलीज होती है? तो आपने ETS में पढ़ा, अभी मैंने बताया, ETS में बताया था मैंने कि जब NaDH2 टूटेगा और क्या बनाएगा? NAD+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यही इलेक्ट्रॉन के अंदर तो एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर जब जाएगा तो एनर्जी को रिलीज कराएगा कि नहीं कराएगा? उसी से तो एटीपी बनती है, उसी इलेक्ट्रॉन से तो एटीपी। अब देखिए एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज हो जाती है, खर्च हो जा रही है, किसके लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके तो यहां से प्रोटॉन 3 बार पंप किए गए, और यही प्रोटॉन जब इधर निकले तभी तो एटीपी बना। तो आखिर इसी इलेक्ट्रॉन से तो एटीपी बन रहे हैं, उसी एनर्जी से। ये सही है। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन जो सबसे लास्ट में है, हाफ O2, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और वो
सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को वही रिसीव भी करता है, हाइड्रोजन को भी रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन भी। मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, लेकिन देखिए H प्लस भी जुड़ रहा है ना। उसके बाद क्या कहीं H प्लस किसी के साथ जुड़ रहा नहीं, सबसे लास्ट में H प्लस इसी के साथ। ऊपर भी कहीं H प्लस जुड़ा था, हाँ यूबी क्विनोन के साथ H प्लस जुड़ा था तो क्या बना था, UqS2 बना था ना। तो सबसे लास्ट में H प्लस इसके साथ जुड़ा, तो ये सही है। फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। कितना कठिन लिखा हुआ, पढ़िए कब का है, ये भी होगा। बोल रहा है, अब देखिए जब आ जाएगा फोटो तो माइंड में आप फोटोसिंथेसिस ले जाएंगे, इस चैप्टर से हट जाएंगे। फोटो ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं है, फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी बोल रहा है वो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जब आप पढ़ते हैं साइक्लिक और लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनवाई थी ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में एटीपी बनती है ना। तो फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी जो है इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर, ये सही है। मतलब लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट नहीं आएगा तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, और लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो प्लांट में एटीपी फोटोसिंथेसिस में नहीं बनती है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनती है लाइट रिएक्शन में, वो उसका कारण क्या है, लाइट है भाई। फॉस्फोराइलेशन तीन तरीके का होता है, एक फोटो फॉस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल। समझ में आ रहा ना, आ रहा कि नहीं आ रहा। एटीपी तीन तरीके से बनती है, तीन तरीके से एटीपी बनती है, फिर से देख लीजिए। एक तरीका क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब केवल इतना होता है कि एडीपी के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, एटीपी। इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एटीपी का बनना ही फॉस्फोराइलेशन। अब तीन तरीके से होता है, एक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसका मतलब लाइट की वजह से एटीपी बनेगा, और ये कहां पढ़ते हैं हम, फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, वहां जो एटीपी बन रही होती है। अगर वो इसलिए कहते हैं रिवाइज किया कर, रिवाइज तो करते नहीं है। पिछली बार ये चीजें ढंग से समझा। हाँ बताओ जी। तो साइटोप्लाज्म से उसका क्या लेना देना, हम समझा रहे हैं एनर्जी तीन तरीके से बन रही है। क्यों इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कहांगे ये टॉपिक लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं तो उनका चेहरा देख के हमको इसको समझाना पड़ रहा है फिर से, ठीक। दूसरा तरीका देखिए, एटीपी बन रही है लाइट एनर्जी यूज करके फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में। दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, ये वाली एटीपी जो बन रही है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से बन रही है। एटीएस में क्या हो रहा है देखिए, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है ना, एनएडी का ऑक्सीडेशन दूसरे को रिड्यूस करेगा ना किसी को, तो यहाँ एटीएस के द्वारा जो एटीपी बनती है वो ये वाली है। तीसरा कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल, वो डायरेक्ट वाली है जो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट बनी थी 7 नंबर 10 नंबर, और एक जीटीपी से बना था एटीपी, वो वाली क्रेब्स साइकिल में 3 जगह। तो सही है ये। A role of oxygen is limited to the terminal stage of respiration process. इसका मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का जो रोल है, कोई हिंदी बताएगा इसकी, पूरे लाइन की हिंदी बताएंगे। रिस्पिरेशन के साथ ऑक्सीजन का रोल जो है रिस्पिरेशन के टर्मिनल तक होता है, चौथे कॉम्प्लेक्स तक होता है। हाँ एटीएस में इसका रोल है। हाँ, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का रोल अंतिम स्टेज तक सीमित है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, सीमित है टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का केवल एक ही रोल है, वो कहां है, जब रेस्पिरेशन खत्म होने वाला होता है तो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आता है और इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, वहीं तक उसका रोल सीमित है और कोई इसका रोल नहीं है, केवल एक ही रोल है उसका। तो उसका रोल कहां तक सीमित है, लिमिटेड है, केवल टर्मिनल स्टेप पर इस तक, और कहीं उसका रोल ही नहीं है। इसका मतलब ये है, सही है ना ये। ऑक्सीजन क्या 4 नंबर तक होता है, ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है, ये वाला। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको, ये लाइन आपको कई जगह मिलेगी, ये लाइन आपको कई जगह मिलेगी, बार बार कह रहा हूं, इस लाइन को नोट कर लो इसको।
ऑक्सीजन का रोल केवल लास्ट स्टेप तक ही सीमित है। जैसे आप मैं कहूं आपकी सरहद केवल वहीं तक है, आप वहीं तक ही जा पाएंगे, बस आपकी सीमा वहीं तक ही खत्म है। ऑक्सीजन का रोल लास्ट स्टेप तक सीमित है, केवल वहीं तक उसका काम है, लास्ट स्टेप पर ही काम है, लास्ट स्टेप पर उसका काम होता है ऑक्सीजन का, वो इलेक्ट्रॉन पकड़ने आता है, और कहीं उसका रोल नहीं है ना, लिमिटेड है ना। लिमिटेड का मतलब लिमिट में है, बहुत कम रोल है ऑक्सीजन का। लाइन को पढ़िए इसको। आपके हिसाब से सही है? नहीं समझ में आ रहा है ये? हमारे हिसाब से सही है। लाइन कहीं पढ़ लो, ये लाइन बुक में लिखी गई है, सही है लाइन है, और कहीं लाइन बुक में लिखा गया होगा, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन तो किसी दूसरे को गलत करेंगे, अभी देखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव में ये तो होता है। कॉम्प्लेक्स 4 में ये अपना काम करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी पकड़ता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन टर्मिनल स्टेज क्या है कॉम्प्लेक्स 5 वाला, तो वहां पर इसका कोई रोल नहीं है। किसका? इसका चार्ज है नहीं, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब रेस्पिरेशन खत्म हो रहा होता है, टर्मिनल स्टेप का मतलब 5वां कॉम्प्लेक्स नहीं समझेंगे आप, जब रेस्पिरेशन एंड हो रहा होता है वहीं पर इसका रोल वहीं तक सीमित है केवल। सर इसमें लिखा है ना वो लाइन? अभी भी नहीं समझ में आया? ऑक्सीजन का रोल अंतिम स्टेप लिमिटेड टू, देखिए एक एक वर्ड पढ़िए, लिमिटेड टू लिखा है, अंतिम रोल पर सीमित है। ऑक्सीजन का रोल ज्यादा नहीं है, सब जानते हैं, एक ही जगह उसका रोल है, ठीक है, वहीं तक वो सीमित है, बाकी सबके रोल तो बहुत ज्यादा है ना। आप कहेंगे NaDH2 का रोल बताइए, बहुत सी जगह NaDH2 का रोल है, नहीं है? ऑक्सीजन का एक ही रोल है, वहीं तक वो सीमित है। जैसे मैं कहूं कि इनका एक काम है, वहीं तक ये सीमित भी है, पढ़ाई तक सीमित है, कोई काम नहीं करते हैं इसके अलावा, ठीक है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, पढ़ाई तक ये सीमित है, तो इनका एक ही रोल है ना, पढ़ना, तो ऑक्सीजन का एक ही रोल है, इसलिए सही है। ये ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जिसको मैं हटा रहा हूं, इस वाले को मैं क्लियर नहीं मान रहा हूं। आपका पहला सही है, दूसरा सही है, ऑक्सीजन ये वाला भी सही है, इसको अभी डाउट में ये सही है, लास्ट पढ़िए, उस हिसाब से आंसर दिया जाएगा। प्रोटॉन्स क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द चैनल। ये लाइन समझ रहे हैं? देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ये देखिए, इसको बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। प्रोटॉन क्रॉस करते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं से गलत हो गया, कभी प्रोटॉन आउटर मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं करते, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहां चल रही है? यहां। क्रेब्स साइकिल कहां चल रही है? अंदर। आखिर प्रोटॉन जो क्रॉस करते हैं, प्रोटॉन आया कहां से? पहले सोचिए, फिर सोचिए, NaDH2 टूटा था, बना क्या था? NAD+। वो कहां टूट रहा? वो अंदर टूट रहा, ये देखो यहां NaDH2 टूटेगा और क्या बनाएगा? NAD+, क्योंकि NaDH2 क्रेब्स साइकिल से निकला था, और कहां से निकला था? लिंक रिएक्शन से, और कहां से? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस वाला NaDH2 बाहर से घूम करके कहां आया था? मैट्रिक्स के अंदर आया था ना। सारा हाइड्रोजन यहीं से फ्री किया जा रहा है, कहां भेजा जा रहा है? इससे यहां 4 भेजे जा रहे हैं ना, 3 बार, 2 बार 4 जो भेजे जाते हैं, और 1 बार 2 हाइड्रोजन वो यहां से यहां भेजे जाते हैं। बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं इसका, बाहर कहां जाता है वो? बाहर वाली मेम्ब्रेन तो कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहां से साइटोप्लाज्म से एंट्री करते हैं H+, तो आप कहते हो बाहर से आ रहे हैं, वो H+ कहां से मूव कराया जा रहा है? डायग्राम देखिए बुक में साफ साफ लिखा है, इधर लिखा है मैट्रिक्स, और इधर क्या लिखा है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और ये अंदर वाली झिल्ली बनाया गया, ये वाली मैट्रिक्स से भेजे जा रहे हैं 4H+, साफ साफ दिख रहा है ना। प्रोटॉन यहां से यहां तो मूव कराए जा रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। ये अब आपके 4 सही हो गए, 4 सही जहां दिए हों, 4 सही कहीं नहीं, ABCD नहीं दिया ना, ABCE, ACD सही रॉन्ग होगा। ABD सही, क्योंकि ये देखिए इस पर ज्यादा, क्योंकि इसको फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा, इस ऑप्शन को मैंने जल्दी में पढ़ा था, फिर से देखिए, बात सुनिए। फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी, फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस में बनती है, लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है, ठीक है।
यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। ये हाँ ये सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पढ़ा ये चीज कि H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट कब बनता है, जब H प्लस मूव करते हैं, पानी टूटता है ना, वाटर, ठीक है, तो लाइट की वजह से तो वाटर टूट रहा है, ये लाइन सही है, तो फिर इसमें रॉन्ग कहाँ होगा जी? लिमिटेड, ये भी बुक में लाइन है, ये लिखा हुआ है ना साफ साफ क्लियर कट, पढ़ लीजिएगा इस लाइन को। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, अच्छा मान लीजिए भी सही है, ACD कहीं नहीं, ACD इसको चेक करिए, ये हाइड्रोजन लिखा है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ही लिख के छोड़ दिया, जो जैसा बुक में मैटर लिखा गया होगा, इसलिए हाइड्रोजन लिखा है ना, ठीक है, हाँ तो सब वही है, तो फिर ऑप्शन कम पढ़ रहे हैं क्या, ABC, पांचवा भी है, लो जी पांचवा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर से हम देखना पड़ेगा क्या है, क्यों ऐसा दिया उन्होंने, जब फिर से वहीं पर वापस आ जाता तो सही रहता। 5 नंबर था ना, बात नहीं, ये देखिए आप बताइएगा, फिर से बताएंगे, अगली बार बताएंगे उस क्वेश्चन को, कोई थोड़ी ना है कहाँ हाँ, क्रैब साइकिल को फिर से बताना है, उस क्रैब साइकिल का डायग्राम ओपन करना पड़ेगा। ये था 5 नंबर नहीं है, इसको आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसमें देखिए ये भी लाइन लिखा है, ऑक्सीडेशन ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट वाला एकदम रॉन्ग है, ये श्योर है, ई वाला नहीं होगा, ई वाला नहीं है, ठीक है, बाकी आपका सब एसएच बुक में लिखा है, सब एसएच लिखा हुआ है, और ABCD कहीं है नहीं है, पूछा क्या गया था, करेक्ट, कोई बात नहीं, बढ़ जाइए, क्वेश्चन याद रखिएगा। ATS कॉम्प्लेक्स इसमें बताइए, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 के बारे में बता रहा, तो आप सब कर ले जाएंगे। 1 वाला कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा, बढ़ जाए इसको, और सेकंड वाला कौन सा है, सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, थर्ड वाला साइटोक्रोम BC1, और फोर्थ वाला ये है, ठीक है, ये हो गया। इसको बताइए, रेस्पिरेशन के बारे में सही बताना है, सब लाइनें बुक से हैं, कोई लाइन इधर से उधर नहीं किया गया है, हाँ आराम से ही है, आराम से होगा ना, फिर ऐसा होगा कि हम ही बैक हो जाएंगे पता लगा 1 महीने में एक चैप्टर खत्म होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग, ये शुरुआत के चैप्टर में है, चैप्टर में शुरुआत में देखिए रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, हर कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, एक कार्बन निकलता रहता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, सही है। एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, रॉन्ग, पूरा रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में, ये रॉन्ग हुआ लाइन, ये रॉन्ग कहीं लिखा है क्या, वही तो कह रहे हैं कि तो मैंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। फर्मेंटेशन मतलब हमने जो बात कहा वही इसने भी कह दिया, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन, ये सही है, फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, जर्मिनेटिंग सीड में, सही है। अब बताइए, अब बताओ, अब नहीं बताना है, फर्मेंटेशन एनारोबिक में होता है कि एरोबिक में, एनारोबिक में होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइक, पूछा क्या है, करेक्ट, फेट ऑफ पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लाइन फ्यूचर, तुम इस दिन नहीं आए थे, इस दिन मैंने फेट ऑफ पायरुविक एसिड बताया था। पायरुविक एसिड का फ्यूचर कितना है, 3 फ्यूचर हैं, मेन 2 हैं, एरोबिक में भी जा सकता है और एनारोबिक में, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एनर्जी की जरूरत कितनी है, अगर ज्यादा जरूरत है तो एरोबिक में जाएगा, कम है तो एनारोबिक, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, ऑक्सीजन उपलब्ध है कि नहीं है,
और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करता है। पता लगा कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो वायु श्वसन कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ऑक्सीजन मिलने पर वो मर जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन में जिंदा रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है एरोबिक वाला है कि एनारोबिक। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ O2 accepting electron and getting reduced। बताइए इसको। हाँ ये भी सही है। वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एज O2 accepting electron and getting reduced। हाँ इलेक्ट्रॉन लेने पर वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा, वाटर बना देगा। करेक्ट कितना हुआ? हाँ ये बी रॉन्ग हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाएं, इसको बताइए। पहले सही है। एटीपी यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस सही है, 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एटीपी यूज्ड टू कन्वर्टिंग पहला स्टेप बोल रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, सही है। दूसरा स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बनाने में, दोनों सही है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है, सही भी एक्सप्लेनेशन भी है। इसको बताइए। हाँ ये 23 में। हाँ बताइए कौन सा आइसोमर है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ये बोल रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं ऐसा होता, फिर से आ जाइए इस पर, बताइए कहां गया इसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अरे तो 2 ही स्टेप पर तो एटीपी बनता है, पहले और तीसरे पर ही तो बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो वही दोनों स्टेप तो लिखा है, उसमें पीएचडी करने की कौन सी जरूरत आ गई? अब इसमें साफ साफ है, बड़े होके करिएगा। क्यों ये बताइए, मैच कराना है इसको। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन समझते हैं क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें, अब बताइए इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये एक रिएक्शन का नाम है। सारी कहानी खत्म हो गई, श्री राम नहीं पता लगा कौन है। इतनी बार बार चिल्लाया मैंने कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। ऑक्सीडेटिव का मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसी चीज का और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है साथ में। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो कहाँ है, कौन सी रिएक्शन है? तो ये आपने पढ़ा ना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में बन रहा, तो वहां पर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में 3 जगहों पर CO2 निकलती है। कितनी जगहों पर? 2 जगह पर। 2 जगह पर जहां जहां CO2 निकलेगा वहां वहां क्या होगा? ये होगा। ये किससे मैच करेगा? ये क्या चीज बता रहा है? ये सिट्रेट सिंथेस है, पायरुवेट, ये इसकी बात कर रहा है ना। यही तो एंजाइम लगता है इसमें। इस रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तो काम करता है, नहीं याद आ रहा है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में बनने में जो एंजाइम है वो कौन सा वाला है? इसको बताइए। ग्लाइकोलाइसिस किससे मैच करेगा? EMP पाथवे। क्या है ये EMP? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? अभी समझाया, ATH का दूसरा नाम, ठीक है। वहां ऑक्सीडेशन के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। ये आपका ATH हो गया। TCA साइकिल में ये बनता है, ये पहला बनता है ना। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है, लेकिन बनता क्या वहां? सिट्रेट सिंथेस। मैच कराना है आपको ना वो। हाउ मेनी टाइम डीकार्बोक्सिलेशन? TCA में कितनी जगहों पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है? फिर गलत हो जाएगा। TCA साइकिल में कितनी जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? डीकार्बोक्सिलेशन 2 जगहों पर। टोटल है पूरे रेस्पिरेशन में 3 जगह और टोटल CO2 निकलती है 6।
क्योंकि एक एक रिएक्शन चलेगा तो 3 जगह पर एक एक हो जाएगा, फिर डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 प्लेसेस पर, है ना। हाँ, ये TCA साइकिल यहाँ से जोड़ा जाता है। टीसीए साइकिल सुनिए ध्यान से, एक्चुअली में एसिटाइल को एंजाइम से चालू होती है। एसिटाइल आपने बुक में जो रिएक्शन लिखा लास्ट में, उसने लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल को जोड़ करके रिएक्शन लिखा है। टीसीए साइकिल एसिटाइल से स्टार्ट होती है, पायरुवेट से नहीं स्टार्ट होती है। हाँ, तो 2 ही जगह मानेंगे उसको, ठीक है, 2 जगह है। एक पेज खत्म हो गया। बताइए इसको आगे। फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेशन में जो अभी बताया एम्फीबोलिक पाथवे में पढ़ा रहे थे, उसमें बोला फैटी एसिड कनेक्ट हो जाता जाकर के एसिटाइल को एंजाइम के माध्यम से होता है ना, ठीक है, वो बनाएगा तब हो जाएगा कनेक्ट। What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? लैक्टिक एसिड वाला जब होता है तो ग्लूकोज की कितनी एनर्जी रिलीज होती है? लेस देन 7% का मतलब 2 एटीपी। कितना एटीपी हुआ वो? 2 एटीपी लिखा है ये, ठीक है, बुक में ही लिखा है ये बताइए। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose converted to 2 molecule of pyruvic acid? Net जल्दी में गड़बड़ा जाएगा। Net gain of ATP when each molecule glucose converted to 2, एक ग्लूकोज से जब 2 pyruvic acid बनता है तो नेट गेन कितना होता है? 8 कब बताएंगे जानते हैं? अगर वो बोलता कि आप ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन बताइए जब ग्लूकोज पूरा कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, तब ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 8 का दिखाएंगे। केवल पायरुविक एसिड तक की बात हो रही है अभी, वो आगे नहीं बात कर रहा ना। 2 एटीपी का नेट गेन, 4 बनेगा, 2 खर्च हो जाएगा उसमें। अब बताइए कितना आराम से और चलूं क्या जी? अब इससे ज्यादा आराम से नहीं हो पाएगा। एक चीज सुन लीजिए, इससे ज्यादा आराम करेंगे तो हम आराम ही करते रह जाएंगे, फिर हम आराम करते रह जाएंगे। हाँ बताइए, एटीएस किससे मैच करेगा? अरे कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, सीधे कॉम्प्लेक्स रटा होना चाहिए। एनएडीएच डिहाइड्रोजन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है ये? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, मैं फिर से मैं देखते रहे। सेकंड वाला FADH2 कहाँ गया? ये वाला है, ठीक है। और थर्ड वाला पता है आपको? थर्ड वाला ये हो गया, और फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला ये नहीं है, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला ये है। A3 वाला फोर्थ वाला है, ठीक, ये हो जाएगा। हाँ ये बताइए, मोबाइल कैरियर पता है सबको? 2 है मोबाइल कैरियर, साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन। इन्होंने कौन सा दिया है? साइटोक्रोम C दिया है केवल, ठीक। कॉम्प्लेक्स भी बोल रहा, 3rd और 5, 4 के बीच वाला बताइए। तो 3rd और 4 के बीच में यूबिक्विनोन नहीं आता, ध्यान रखना। अगर यही यूबिक्विनोन लिखा गया होता एक ऑप्शन में और एक जगह लिखता दोनों, तो 3rd और 4th पूछ रहा है, उसके बीच में साइटोक्रोम C काम करता है। नंबर ऑफ टाइम ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट ड्यूरिंग द TCA साइकिल। बताइए सिट्रिक एसिड साइकिल में कितनी जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? तो 2 जगह पर, ये हो गया 2 जगह। ये बताइए 5 कार्बन कंपाउंड TCA साइकिल में कौन सा बनता है? 5 कार्बन वाला कंपाउंड सिट्रिक एसिड साइकिल, अल्फा कीटो वाला। उसके बाद फिर 4 कार्बन हो जाते हैं ना, सक्सिनाइल 4 कार्बन वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट बताना है आपको, रॉन्ग वाला। ATP synthesized through the complex 5 सही है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है कि नहीं बनता है? सही है। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए दोबारा आया ना, ये लिमिटेड सही है, 4 गलत। जब ये 3 सही हो गया तो 4 गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो बोल रहा है कि FADH2 से 2 बनता है, ये 3 लिख रहा है, हो गया। इसको बताइए कितनी जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल जब एक बार चलती है, तो एक बार जब सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा तो कितनी जगहों पर, कितने
नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जब Krebs साइकिल एक बार चलती है तो कितने जगहों पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है? तो एक जगह पर जीटीपी जो बनती है। 2 बार चलेगा तो 2 सबस्ट्रेट लेवल होगा। हाँ, यहाँ जीटीपी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का डायरेक्ट बनना सबस्ट्रेट लेवल है, ठीक है। एक जगह अगर वो यहाँ 2 लिख देता कि 2 बार चला सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि 2 बार चलता ही है, 2 पाइरुवेट है तो 2। ये फाइल डाउनलोड हो गया जी, बैक कर दूं क्या इसको? हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया ये, समस्या तो इसमें यही आता है। हाँ, कौन सा वाला प्लस? ये वाला फिर से ओपन करना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं यहीं कहीं से आ जाए। आ गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा था? और टच वाले में यही दिक्कत होती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिक्वायर्स क्या चाहिए? मैग्नीशियम। इसको बताइए, ये एक लास्ट है, इसी खत्म कर दे रहे हैं अभी, 5 मिनट टाइम आपके पास है अभी। अगली बार इवोल्यूशन चलेगा कल से। इवोल्यूशन मॉड्यूल में इवोल्यूशन दिया है, इवोल्यूशन थोड़ा सा हाँ नहीं, सिलेबस में जो मॉड्यूल मिला उसके हिसाब से पढ़ाना है। ग्रोथ आगे जहां दिया होगा उसको पढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से चलना है ना टॉपिक, हम नहीं अपने हिसाब से चला सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पहली रिएक्शन जो इरिवर्सिबल है। किससे कैटलाइज होती है? हेक्सोकाइनेज से। पता नहीं है कौन सा एंजाइम लगता है इसमें? ये बताइए। ट्राइपामिटिन क्या है? फैट। कितना आरक्यू होता है? 1.7 थर्ड। इसको बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर आरएनए होता है और राइबोसोम सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल, बाहर की मेम्ब्रेन, अच्छा बाहर की मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है कि अंदर की मेम्ब्रेन? पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? अंदर वाले के। तो बोल रहा आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू द मोनोमर। अब जब परमेबल है तो सबके लिए है, उसमें से कोई देखना नहीं कि इसके लिए है कि नहीं, वो सबके लिए परमेबल है। एंजाइम ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन द आउटर, ये रॉन्ग है। ईटीएस के एंजाइम अंदर वाली मेम्ब्रेन में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वॉल्व, ये सब सही है। गलत कौन सा हुआ? थर्ड हुआ। ये बताइए ईटीएस कहाँ चलता है? पता हो गया, बढ़ जाए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की मेम्ब्रेन पर चलता है, फिनिश हो गया आपका। इतने क्वेश्चन आए थे इसमें। अब अगली बार पढ़ के कौन सा आना है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन थोड़ा खतरनाक है, ध्यान सुन लीजिए, पढ़ के आइएगा। जैसे ईटीएस है वैसे एवोल्यूशन 12th क्लास की बुक का सबसे हार्ड चैप्टर एवोल्यूशन, खासकर शुरुआती पोर्शन उसमें।